आज हम हार्ट की बीमारी के लिए सीके बिल्डा हॉस्पिटल में कुछ विशेष जानकारी के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील बेनीवाल, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, एवं डॉक्टर अक्षय शर्मा, हार्ट सर्जन। इनसे जानकारी के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं ओम प्रकाश मोदी, श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति अध्यक्ष। मेरे साथ शेखावाटी अग्रवाल समाज के महासचिव श्री सुरेश जी अग्रवाल भी हैं। मैं डॉक्टर साहब से और सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि हमें क्वेश्चन आंसर के बारे में आम जनता को, आम व्यक्ति को हार्ट के बारे में किस तरह सावधानी रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे हमें डॉक्टर सुनील जी बेनीवाल। हार्ट की बीमारी आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है ना। अगर हम बात करें कि कितनी कॉमन है, हम क्यों हार्ट की बीमारी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो इंसान की, ह्यूमन की अगर 100 डेथ होती है किसी भी कारण से, अगर 100 इंसानों की डेथ होती है तो उसमें से 30 से 35% के कारण जो है वो हार्ट की बीमारियां या उससे रिलेटेड बीमारियां ही होती है। तो इसको इस तरह से समझे कि ह्यूमन की डेथ का सबसे बड़ा कारण अगर माने तो हार्ट की बीमारी है, सबसे कॉमन कारण जो माने तो हार्ट की बीमारी। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को। अगर अपना लाइफस्टाइल में हम कुछ ध्यान रखें, हमारे रिस्क फैक्टर्स को अगर कंट्रोल रखें, तो इस बीमारी पे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करना और समझना इस बीमारी को। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। हार्ट, इसमें मैं थोड़ा सा और पहले जाना चाहूँगा कि हम बात करें कि हार्ट प्रॉब्लम हो रही है तब पता चले। इससे पहले हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, अगर वो 35-40 साल की बात की अगर हम बात करें तो उस टाइम में इतना अलर्ट हो जाना चाहिए कि हार्ट अटैक होना या हार्ट की बीमारी होने से पहले अपनी बॉडी में जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट की बीमारी पैदा करते हैं या जो ब्लॉकेज पैदा करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर लें। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें हार्ट की बीमारी के अंदर, तो रिस्क फैक्टर इस तरह से होते हैं कि दो तरीके में हम डिवाइड करते हैं, एक तो मॉडिफाइबल और एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनमें हमारा जोर नहीं है, वो रिस्क फैक्टर हैं, शरीर में तो हैं, और मॉडिफाइबल जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल की बात करें तो जैसे कि हम बात करें कि आदमियों में, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो होती है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पुरुषों में वो रिस्क फैक्टर हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, तो किसी को अगर उम्र 40 साल है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो 40 वाले की रिस्क थोड़ी कम है और 60 वाले की रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ है अनुवांशिक कारण, जेनेटिक चीज़ें, कि अगर हमारी फैमिली में हमारे अनुवांशिकली हार्ट की बीमारी चल रही है, ब्लॉकेज बन रहे हैं, हमारे ब्रदर को या फर्स्ट रिलेटिव को कम उम्र में हार्ट की बीमारी हो गई है, तो वो संभावना हमारे अंदर भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको हमको पता रहना चाहिए कि ये हमारे बॉडी में, शरीर में रिस्क फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जिन पे हम काम कर सकते हैं, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आता है, सबसे पहली मैं नाम लेना चाहूँगा स्मोकिंग का, धूम्रपान का। केवल हार्ट की बीमारियाँ नहीं, उसके अलावा शरीर में और बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे लंग कैंसर है, नाक कान गले का, मुँह का कैंसर है, उन सब बीमारियों को बढ़ाता है। तो स्मोकिंग अगर हम पहले ये आइडेंटिफाई करें कि हम स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, करें हैं तो कोशिश करें कि उसको हम रोक दें। इसी तरह से दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। किसी को अगर ब्लड शुगर है तो वो भी हार्ट की बीमारियों को, जैसे जैसे डायबिटीज़ अगर हमको रहती है हमारे शरीर के अंदर, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों को ख़राब करती है। कौन कौन से अंग खराब करती है? हार्ट को भी ख़राब करती है, किडनी को भी ख़राब करती है, उसका हमारे ब्रेन पे, रेटिना पे भी असर होता है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें। किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, फिजिकल इनएक्टिव ना रहें, हम चलते फिरते रहें। तो पहली चीज़ बीमारी तो ये है कि पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि हम पहले अपने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें। रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे तो हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि हम हार्ट की अगर अटैक कैसे पता चले। तो आमतौर पे हार्ट का जब बीमारी होती है तो कुछ एक सिम्टम होते हैं जो हार्ट से पर्टिकुलर संबंधित होते हैं। तो उसमें से एक सिम्टम होता है चेस्ट पेन। बड़े हम कॉमनली हम मानते हैं किसी भी तरह का छाती में दर्द होता है उसको हम हार्ट का दर्द मान लेते हैं। तो जो चेस्ट पेन है, छाती में दर्द है, वो हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, ठीक है।
और जो उसमें जो चेस्ट पेन होता है वो आमतौर पे उस तरह से होता है कि क्रोनिक स्टेबल एंजाइना की नॉर्मल डेज की बात करें कि मैं जब चलूँगा थोड़ा सा तेज़ चलूँगा या सीढ़ियाँ चढ़ूँगा तो दर्द ज़्यादा हो जाएगा और जब रुक जाऊँगा तो दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसमें चेस्ट पेन का दाईं और बाईं साइड का कुछ अंतर होता है? आमतौर पे जो चेस्ट पेन होता है, या चेस्ट पेन भी नहीं बोलूँगा उसको, इस तरह से बोलेंगे कि छाती में भारीपन, आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कि छाती में भारीपन जो होता है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, छाती के बिल्कुल बीच में हो सकता है। और ज़्यादातर हम उसको पिन पॉइंट हम बता नहीं सकते उंगली से कि यहाँ पे दर्द है या दाईं तरफ दर्द है। छाती के अंदर कहीं डीप पेन हो रहा है, वो पेन या भारीपन जो है गले तक जा सकता है, हमारे लेफ़्ट शोल्डर या लेफ़्ट आर्म तक भी आ सकता है, चलने पे बढ़ेगा, रुकने पे थोड़ा सा आराम पड़ सकता है। ये इस तरह का दर्द हार्ट का पेन होता है, जो आमतौर पे हम बता देते हैं कि ये उंगली से बता पाएँ कि ये वाला दर्द है या ये वाला दर्द है। वो दर्द आमतौर पे मस्कुलर होते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में रिस्क फैक्टर है तो हमको उसका वर्कअप करना चाहिए, उसके बारे में जांच करवानी चाहिए। चेस्ट पेन गैस्ट्रिक की वजह से भी होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं हार्ट की वजह से। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि तो कौन सा बिल्कुल चेस्ट का पेन बना है? जैसे मैंने आपको अभी अपन ने बात करते हुए बताया कि जो लोकेशन है, जो छाती में जो हार्ट अटैक का जो पेन होगा उसको आप लोकलाइज नहीं कर सकोगे। छाती के अंदर डीप कहीं पे भारीपन महसूस होगा, चलने पे बढ़ जाएगा, रुकने पे आराम आ जाएगा। ये एक पर्टिकुलर फीचर्स होती है। अगर बैठे बैठे लेटे लेटे पेन हो रहा है तो आमतौर पे हार्ट का दर्द नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरी बात ये आप समझने वाली बात ये है कि अगर छाती में दर्द के मरीज हमारी इमरजेंसी में आते हैं, किसी को छाती में दर्द हुआ और वो हॉस्पिटल में दिखाने आए, तो आप समझिए कि केवल 5 से 10% को हार्ट की बीमारी निकलती है, 90% को हार्ट की बीमारी नहीं होती है। लेकिन वो हम खुद आइडेंटिफाई घर पे करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है कि आप एक जो दर्द हुआ, हमको डाउट हुआ हमारे बॉडी में शुगर भी है, बीपी भी है, स्मोकिंग भी है, रिस्क फैक्टर है, तो तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके ईसीजी करवा लें। तो अगर ईसीजी नॉर्मल आ गई तो 99% चांस है कि हमको हार्ट की बीमारी नहीं है उस टाइम। इमीडिएटली हमें अगर हार्ट अटैक आता है, इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, जैसे अपने पहले क्वेश्चन पे वापस आएंगे कि हमको कैसे पता लगे कि हार्ट अटैक है या नहीं। तो इमीडिएटली छाती में दर्द हुआ और हमको डाउट है, छाती में दर्द हुआ, भारीपन है, पसीने भी आ रहे हैं, जी मिचला रहा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब लग रहा है, सब चीज़ें, तो पहली चीज़ जो करनी चाहिए हमको, पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके हमको ईसीजी करवानी चाहिए। क्योंकि हमको घर पे रह के पता करना बड़ा मुश्किल है कि हार्ट की बीमारी है कि नहीं है ना। हम नहीं बता सकते कि बोलते हैं कि छाती मसलनी चाहिए और चीज़ें आपकी आती हैं। अगर छाती मसलने वाला है, छाती पे दबाव देने वाला जो सिम्टम है, जो प्रक्रिया है, वो उन लोगों के लिए जो अचेत हो जाते हैं, जो अपनी कॉन्शियसनेस, छाती में दर्द की वजह से कॉन्शियसनेस खो गए या अचेत हो गए, उनके लिए है कि हम छाती में दबाव डालते हैं। CPR उसकी पद्धति होती है, एक तरीका होता है, उस तरीके से हम लोग करते हैं। बाकी और कोई भी तरीका या किसी भी तरह की चीज़ जो है अब प्रूवन नहीं है जब तक वो पता ना चले कि चीज़ क्या है। कई दफ़ा ऐसा कहते हैं कि अगर आपको महसूस हो रहा है ऐसा दर्द है, हार्ट का हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो एक साधारण सी एक टेबलेट बताते हैं, जीभ के नीचे रख इमीडिएट लेनी चाहिए, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? टैबलेट जो है कि रैंडमली किसी भी मरीज को दर्द हो तो ले लेनी चाहिए, ये प्रक्रिया सही नहीं है जब तक कि हमको पता ना हो कि हार्ट की बीमारी है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको पता होता है हार्ट की बीमारी है और उनको एंजाइना होता रहता है। तो जिन लोगों को हमको पता है कि इनकी हार्ट की बीमारी है, इनके ब्लॉकेजेस हैं और इनको छाती में दर्द होता है, तो मरीज को खुद को पता लग जाता है कि ये वाला दर्द हार्ट का है और ये वाला हार्ट का नहीं है। तो जो मरीज जिनको पता है हार्ट की बीमारी है, उनको हम वो गोलियाँ देते हैं कि आपको अगर दर्द हो तो ये दवाई आप ले लेना, उनको वो दवाई देनी चाहिए। ताकि हर मरीज इनको पता नहीं है कि अभी मैं कोई बीमारी नहीं थी और अचानक दर्द हुआ, तो जब तक पता ना लगे कि ये दर्द किस चीज़ का है, अपने आप से दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ये वो उस जो आप गोली बता रहे हो वो कई बार क्या करती है कि अचानक से ब्लड प्रेशर कम कर देती है। तो हमारा बीपी अगर अचानक पहले से ही कम है और किसी ने वो गोली और रख ली तो वो अचानक से अचेत भी हो सकता है। तो इस तरह से दवाई नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी चाहिए, अगर हमको डाउट हो रहा है हार्ट की बीमारी का, तो तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके जो भी पास में हो एक ईसीजी करवानी चाहिए। क्योंकि हमारे इंडियन में ये खासियत बात है कि एवरी मैन इज़ डॉक्टर। मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो पद्धति है, चिकित्सा विज्ञान की पद्धति है, उसमें कोई भी ओपिनियन जो बनती है वो एक प्रमाण, पहले उसके पीछे एविडेंस होता है, एक प्रमाण होता है, फिर हम उस चीज़ को रिकमेंडेशन दी जाती है उसके बारे में। तो प्रमाण के लिए बहुत सारी स्टडी होती है, ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल्स में क्या बातें निकल के आई उसके दम पे या उसके विश्वास पे हम लोग मरीजों को ओपिनियन दिए जाते हैं। तो ये जो ओपिनियन जो बनते हैं, जो डॉक्टर देते हैं, उसके पीछे बहुत सारे प्रमाण होते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, तब ये ओपिनियन निकल के आते हैं।
तो हम अगर रेंडमली अगर ओपिनियन देने लगेंगे या फिर अपने ही शरीर पे एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो वो गलत है। बजाय इसके कि जो चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि प्रमाण है उसको हम फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा। हम हॉस्पिटल में आते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है और एंजियोग्राफी कराते हैं जी। एंजियोग्राफी कराते हैं उसी समय डॉक्टर्स हमें कई बार ज़्यादातर रिकमेंड कर देते हैं कि एंजियोप्लास्टी करानी है। तो उस पर हम कैसे डिसीजन डॉक्टर्स की इस पर ही हमें रिलाई करना पड़ता है या और कुछ अपने उपाय है कि हम उसको तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये प्रक्रिया, ये जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन हम लोग फेस करते हैं, हम भी फेस करते हैं। इसमें दो तरह से होती है, दो चीज़ें होती हैं मोटे में। जब हार्ट की बीमारी की बात करते हैं तो दो तरह से बोलते हैं। एक तो होता है इमरजेंसी, मतलब जैसे कि हम बात कर रहे थे घर पे बिल्कुल ठीक थे, अचानक से छाती में दर्द हुआ और तुरंत हम भाग के हॉस्पिटल आए। ईसीजी में पता लगा, ईसीजी करी, ईसीजी में पता लग जाता है कि हार्ट का अटैक पड़ गया है, मोटे तौर पे आईटीआई लग जाता है। उसी के बाद हम एंजियोग्राफी की एडवाइस देते हैं। तो वो जो इमरजेंसी कंडीशन है वो इमरजेंसी है। आमतौर पे हार्ट का अटैक हम कैसे क्या बोलते हैं, हार्ट के अटैक में क्या होता है, हार्ट की 3 नसें होती है, दिल की 3 नसें होती हैं जो हार्ट को ब्लड देती है। उन 3 बड़ी नसों में से अचानक से अगर कोई बंद हो जाए, 100% बंद हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जब नस बंद हो गई है, हमको पता लगा है, तो उसका इलाज क्या है कि उस नाड़ी को जल्दी से जल्दी खोला जाए। उसको हम गोल्डन आवर्स भी बोलते हैं कि अगर उस नाड़ी को जो बंद हुई है उसको हम 1 से 3 घंटे के अंदर खोल देंगे तो करीब फिर हार्ट पे असर ही पड़ेगा ही नहीं, हार्ट बिल्कुल नॉर्मल जैसा रह जाएगा। और अगर वही प्रक्रिया लेट हो गई, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अगर इमरजेंसी कंडीशन है, छाती में दर्द हो रहा है और ईसीजी में बदलाव आए हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि तुरंत प्राइमरी है, तो उस टाइम में तो तुरंत एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए बिना 1 मिनट गंवाएं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम 10 मिनट डिले करते हैं तो हमारे मरीज की मौत की संभावना 3% बढ़ जाती है बिना किसी कारण के। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम जब हमारे इमरजेंसी अभी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चलता हूँ, मुझे छाती में भारीपन है, मैंने टीएमटी कराया था, वो मेरा पॉजिटिव आया था, या मुझे सलाह दी गई थी कि आप एंजियोग्राफी कराएं और मैं रूटीन के हिसाब से करवाने आया हूँ। तो उस टाइम पे जब एंजियोग्राफी करते हैं, अभी कोई छाती में दर्द नहीं है, एंजियोग्राफी करी, रिपोर्ट आ गई, उसमें हमको पता लगा कि स्टेंट डल सकते हैं या बाईपास हो सकता है, जो भी आपको तरीका बताया गया, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में हम नहीं है अगर कंडीशन, तो उसमें हम आराम से निर्णय ले सकते हैं। हम एंजियोग्राफी से बाहर भी आ सकते हैं, कैथ लैब से हम रुक के डिसाइड करके फिर एंजियोग्राफी या स्टेंट डलवाना प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हमको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। वो इमरजेंसी में भी जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं उस पर हम मतलब समझ लीजिए कई अच्छे हॉस्पिटलों में तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ हॉस्पिटलों में ऐसे प्रॉब्लम आती है कि मरीज को शंका होती है भाई एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए या नहीं चाहिए। जी। मरीज के और डॉक्टर के बीच में विश्वास या ट्रस्ट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम हर मरीज को या एंजियोग्राफी पढ़ने की विधि अपन जो मरीज नहीं उस चीज़ को पता कर सकता, तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे विश्वास ये कि अगर पहली बार ही हम जाएँ या किसी कंडीशन, अगर स्टेबल कंडीशन में जा रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल हमको जाना चाहिए। अगर स्टेबल कंडीशन है तो हम उसी डॉक्टर के पास जाएँ जिसमें हमारा विश्वास हो, ताकि हम उसकी बात को डॉक्टर पे शंका करके तो हम इलाज हो सकता है डिले कर जाएं, नुकसान कर जाएं। तो अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, हम स्टेबल कंडीशन में हैं, तो उसी डॉक्टर के पास जाएं जिस पे हमारा ट्रस्ट हो, विश्वास हो, और उसकी बात को फिर फॉलो करें।